Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next part of atoms and nuclei. पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट मॉडल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टर्म टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ लिया था. उससे रिलेटेड जितने भी उसके एजम्पशंस और उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो सब पढ़ लिए थे. तो आज हमें क्या स्टार्ट करना है, द नेक्स्ट मॉडल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके इस एटम्स के लिए, एटम्स और न्यूक्लियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और दिस मॉडल इज़ नोन एज बोर्स एटॉमिक मॉडल. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पॉस्टुलेट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके जो डेरिवेशंस हैं, जो आगे जो फार्मूले डिराइव करूँगा काइनेटिक एनर्जी का, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट का, ये सभी के सभी फार्मूले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आएंगे और डायरेक्ट डेरिवेशंस भी आएंगी. मैं बता दूंगा कि कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है. उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जब भी मैं दूसरे वीडियोस डालूं तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उसको जल्दी से जल्दी देख पाओ, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन की डेट बहुत पास आ रही है. तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तो जो हमें जो पढ़ना है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल. एक्चुअली जो बोर एटॉमिक मॉडल था ये एक्चुअली में नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. नील्स बोर एक्चुअली ही वाज वर्किंग विद रदरफोर्ड, तो उसकी टीम में वर्क कर रहा था. और साथ में उसको पता भी चल रहा था कि ये भी जो भी ड्रॉबैक्स हैं और रदरफोर्ड किस किस परेशानी से गुजर रहा है और रदरफोर्ड को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. मतलब जब भी उसने रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर दिया उसके बाद भी उससे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, वो सब उसको पता थे. तो इसीलिए नील्स बोर ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिस मॉडल में जिसने सारे के सारे जो ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के थे उन सबको रेक्टिफाई करने की कोशिश की. तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक्चुअली 3 पॉस्टुलेट्स थे. दीज 3 पॉस्टुलेट्स आर, पहला पहला पॉस्टुलेट है कि पहला जो पॉस्टुलेट था वो था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. ये तो हमें सबको पता है, लेकिन वाइल इट इज़ रिवॉल्विंग इट डज़ नॉट लूज एनी एनर्जी इन इट्स ऑर्बिट. पिछला जो, अगर आपने याद होगा आपको, जो मैंने ड्रॉबैक आपको एक्सप्लेन किया था उसमें यही सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो यही था. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम प्रॉपर्ली. क्यों? क्योंकि वाइल एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, if it is moving with a constant velocity also, then also it has a acceleration. This acceleration is towards the center, and this acceleration is centripetal acceleration, which is mv square by r. So the electron, while revolving around the nucleus, it is having an acceleration which is centripetal acceleration. और कोई भी बॉडी, अगर किसी की बॉडी के ऊपर अगर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, तो कोई भी एक्सेलेरेशन होता है तो यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगती है. फोर्स लगने का मतलब है कि उसके ऊपर वर्क हो रहा है, बिकॉज वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दैट्स वाई वर्क इज बीइंग डन ऑन दैट बॉडी. अब वर्क इज बीइंग डन ऑन दैट बॉडी, इसका मीनिंग क्या है कि देर इज ए डेफिनेट लॉस ऑफ एनर्जी, because according to work energy theorem, when there is a work done on the body, there will be change in kinetic energy. So एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि देर इज़ ए लॉस इन एनर्जी, और गेन इन एनर्जी मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है. तो इसका मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि अगर एनर्जी लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो वो धीरे 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 स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ सेंटर में चला जाएगा और मिल जाएगा. लेकिन इस चीज़ को ही इस बोर्ड के फर्स्ट पॉस्टुलेट ने नेगेट कर दिया. उसने बोला कि while revolving the electron, whatever it does, but it does not lose its energy while in an orbit. तो ये पहला पॉस्टुलेट था. और दूसरा पॉस्टुलेट ये था कि while revolving it follows a law which is angular momentum is equal to nh by 2 pi. तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. और मतलब जैसे कि सपोज़ ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किसी भी एक ऑर्बिट में, कोई भी एक ऑर्बिट हो सकता है. अब इसमें यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन है विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इन nth ऑर्बिट. ये है आपका न्यूक्लियस. तो अगर इसकी वेलोसिटी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, तो और इसका जो रेडियस है, सपोज दिस रेडियस इज़ r, तो उसके केस में दिस एम वी इंटू आर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सपोज m, देन m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, वेयर
दिस इज़ योर सेकेंड पॉस्टुलेट वेयर n क्या होता है, n मैं समझा देता हूँ। n इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 1 में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड में मतलब थर्ड 3 होगी, सो ऑन एंड सो ऑन। h होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34। दिस इज़ योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ये आपका सेकंड पॉस्टुलेट हो गया। देयर वाज आल्सो ए थर्ड पॉस्टुलेट। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है कि this third postulate is electron, it says electron absorbs energy when it jumps from lower to higher orbit. Suppose there is an electron, ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। दिस इज लोअर ऑर्बिट, n इज इक्वल टू n एंड दिस इज nth एंड दिस इज n+1th ऑर्बिट। तो जब ये लोअर से हायर में जंप करेगा तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एंड व्हेन इट इज़, क्योंकि इसकी एनर्जी जब भी तो हायर होगी, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी हायर में जाए स्टेट में जाएगा। और अगर दूसरा केस अगर ये फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे तो ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज़ करता है। दिस इज़ ई। अब दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने बोला था कि थर्ड पॉस्टुलेट में, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब करता है लूज़ करता है, दिस इज इक्वल टू h इंटू न्यू, वेयर h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब एक्चुअली आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि वेन एवर एन एनर्जी इज रिलीज, वो एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिलीज़ होती है। अब ये वेव है, मतलब पैकेट्स फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज़ होती है। और ईच फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू एच न्यू होती है, वेयर एच इज़ प्लैंक कांस्टेंट एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। और ये वेव के फॉर्म में बाहर निकलती है एनर्जी। तो वेव, अगर एक वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड। हर्ट्ज में उसका वो होता है, यूनिट होता है ना। तो ये एच न्यू, और ये भी आपको पता है सी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है, वेयर सी इज़ वॉट, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि एक फोटोन जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होता है। न्यू फ्रीक्वेंसी होगी, लेमडा हो गया आपका वेवलेंथ। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशंस जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं इस एक्सप्रेशन को अगर चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, E इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है ना। तो ये भी एक्सप्रेशन इसी से ही आया है, इन दोनों से। तो ये तीन पॉस्टुलेट्स थे। अब इन पॉस्टुलेट्स के बेस पर आप ये इसकी जो बोर की जो रेडियस होती है, किसी भी जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट निकालोगे, और फिर उसके बाद आप वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी निकालने के बाद फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। फिर आज की क्लास में हम इस वीडियो में सिर्फ यही सब कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स पर डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद न्यूक्लियर स्टार्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेरिवेशंस ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ बोर ऑर्बिट। फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी निकालने के लिए सपोज हम एक केस लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है Z। तो इसका चार्ज होगा प्लस ZE, बिकॉज Z इज़ एटॉमिक नंबर, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं Z, और हर एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E होता है, तो टोटल चार्ज ZE हो गया। तो यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद द वेलोसिटी v। करेक्ट। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर प्लस ZE पॉजिटिव चार्ज है सैंड न्यूक्लियस के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पता है, कि व्हेन देयर आर टू चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस,
तो उन दोनों के बीच में कूलम्स फोर्स लगती है. दिस कूलम फोर्स इज गिवन बाई this is q1 and this is q2. तो कूलम्स फोर्स इज गिवन बाई एफ क्यू इज इक्वल टू q1 q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. अब ये जो फोर्स होती है ये रिपेलिंग होती है अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं, और अगर जिस वन कोई भी एक चार्जेस अगर पॉजिटिव हो तो q1 q2 बोथ आर पॉजिटिव, है ना, तभी रिपेलिंग होती है. और दूसरा केस अगर ये अट्रैक्टिंग होती है, कब होती है ये फोर्स अट्रैक्टिंग? जब q1 इज़ पॉजिटिव, q2 इज़ नेगेटिव, और q1 इज़ नेगेटिव, q2 इज़ पॉजिटिव. कहने का मतलब क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं अपने आप को, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. ओके, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने फिर भी आपको बता दिया क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है. तो यहाँ पर जो फोर्स होगी, ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लग रही होगी विच इज़ टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस फोर्स गिवन बाई एफ ई इज इक्वल टू जेड ई इंटू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन स्क्वायर, है ना. दिस इज द फोर्स. अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है तो दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑल्सो. सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है ये. तो दिस फोर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं. दिस फोर्स एफ ई विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर एन बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन. तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट करते हो तो आपके पास क्या आएगा? जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन, है ना. यहाँ पर मुझे v की भी जगह n लिख देना चाहिए क्योंकि बिकॉज इट इज़ द वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट. क्लियर है. तो यहाँ पर जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास आर एन का एक फॉर्मूला आ जाता है. आर एन विल बी इक्वल टू वॉट? दिस विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू वी एन स्क्वायर. क्योंकि ये आर एन आप कैंसिल कर दोगे तो जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m वी एन स्क्वायर, ये आपका आर एन हो गया. दिस इज योर एक्सप्रेशन, है ना. दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर रेडियस. अब ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं आया है. पूरा एक्सप्रेशन नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक अननोन वेरिएबल वी एन है. तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ. ठीक है. अब थर्ड इक्वेशन लेने के बाद अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट. What is Bohr's second postulate? MVN Rn इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे केस में MVN Rn इज इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई होता है ना. दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट. यहाँ पर अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था बॉक्स में, दिस वन. तो MVN Rn इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई. तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आ गया, Vn इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई m Rn. इसको आप दे दो फोर्थ इक्वेशन. अब थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आप यूज़ करोगे, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा Rn का. तो Rn इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn स्क्वायर. तो यहाँ पे Rn आप कैंसिल कर दो तो आपके पास Rn की वैल्यू आएगी. Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई जेड ई स्क्वायर पाई m. इससे कंफ्यूज मत होना, ये h है. ठीक है. अब इसमें आप क्या कर सकते हो
यहाँ पर दिस कैन बी रिटन एज एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर पाई एम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ओके, यहाँ पर जो आर एन है, दिस आर एन विल बी इक्वल टू दिस एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर पाई एम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब यहाँ पर ये आपको पता होगा कि ये एच इज़ ए प्लांक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आपको पता है इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, और यहाँ पर मास ऑफ, ये जो मास है, दिस मास इज़ व्हाट, दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है आपकी 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और इलेक्ट्रॉन, ये ई इज़ व्हाट, ई इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये जब वैल्यूज़ आप डालोगे एप्सिलॉन नॉट, ई, एम की, सबकी, एच की वैल्यू, तो आपके पास ये जो आर एन आएगा, दिस आर एन विल बी इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। दिस इज़ योर जनरल एक्सप्रेशन। अब 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो आपका ये है फाइनल एक्सप्रेशन। ये आपको डिराइव करना होगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये डेरिवेशन इज़ कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर आपको वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर आर एन जब आपने निकाल लिया है तो आर एन को यूज़ करके आप वेलोसिटी में डालोगे, तो आर एन इज ई, अब हम यूजिंग आर एन इन इक्वेशन नंबर 4, तो हमारे पास क्या आएगा, वी एन इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर एन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू डालोगे फिर से, तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, एन एन कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू फिर से डालोगे और मास की वैल्यू फिर से डालोगे, तो आपके पास वेलोसिटी वी एन इज इक्वल टू वॉट आएगा, वेलोसिटी वी एन इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन आएगा। दिस इज़ योर एक्सप्रेशन। ये जो मैंने एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किए है ना, दीज एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को यूज़ करके, इन एक्सप्रेशंस, डायरेक्ट फाइनल एक्सप्रेशंस को यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम्स को फटाफट सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। तो एनर्जी इन द ऑर्बिट, एनर्जी इन द ऑर्बिट, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी और निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। ये जल्दी फटाफट निकाल लेते हैं इसको। तो दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दिस इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना, nth ऑर्बिट में है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। अब v इज इक्वल टू, आपको पता होगा, एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये जो सेकेंड पॉस्टुलेट था, आर एन की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली थी। द आर एन वाज इक्वल टू दिस एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई ई स्क्वायर पाई एम बाई ई स्क्वायर पाई इंटू एम इंटू जेड स्क्वायर बाई एन था, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, सॉरी, एन स्क्वायर बाई जेड था, मुझसे गलती हो गई। तो इसको एन स्क्वायर बाई जेड लिख देते हैं, दिस इज एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो ये है आर एन। अब इन दोनों को आप यूज़ करोगे तो आपके पास v की वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ v इज़ एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर एन इज एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर पाई एम जेड। एम कैंसिल कर दो, पाई पाई कैंसिल हो गया।
तो ये है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, वी एन इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट एन। अगर आप अब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ इंटू एम इंटू जेड ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट एन। अब ये समझ में आ जाएगा आपको मैंने ऐसा क्यों किया है। तो दिस इज इक्वल टू एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर बाई 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम ई पावर 4 बाई 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक्सप्रेशन बस ऑब्जर्वेशन के लिए है ना। अब हम निकालते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसका जो हमें पता है कि इसका जो चार्ज है, चार्ज था प्लस जेड ई और इसका चार्ज था माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस ई। अब ये दोनों रेडियस आर एन से सेपरेटेड हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, कि फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाई जेड ई इंटू ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन। ठीक है, अब ये माइनस में है क्योंकि चार्ज माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन की वैल्यू क्या थी, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर ई स्क्वायर पाई एम इंटू जेड। ठीक है, अभी यहाँ पर आप इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, पाई पाई कैंसिल हो गया और तो माइनस एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर बाई 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप जरा देखो ध्यान से। जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन ये आया। और अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ तो आपकी पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसकी टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करोगे तो टोटल एनर्जी विल बी व्हाट, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी हो गई, वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन हो गया, ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहा हूँ, साइन नहीं ले रहा हूँ, है ना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और यहाँ पर आपको लेना है तो काइनेटिक एनर्जी का माइनस साइन ले लीजिए, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, आपको बस मैग्नीट्यूड लेने होते हैं। तो ये वाली जो चीज़ जो मैंने फाइंड आउट किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एक्चुअली ये जो चीज़ मैंने डिराइव की है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने डिराइव की है, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्योंकि डेरिवेशन में पूछा जाएगा आपसे और आपको डिराइव करना होगा इसको। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ से अगर देखा जाए तो फॉर प्रॉब्लम्स दिस डेरिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, दिस एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, एंड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, velocity in nth orbit is proportional to z by n, and radius in the nth orbit, radius in the nth orbit is given by this 0.53 angstrom into n square by z.
प्रॉब्लम्स के लिए। तो आज यहीं एंड करते हैं गाइस। तो यहाँ पर इसको ये डेरिवेशंस इसको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, तो फिर उसके बाद तभी आप इसको अच्छे से एक्सप्रेशन कर पाओगे। और इसका एग्ज़ाम में आना श्योर शॉट आना बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये ज़रूर डेरिवेशन आएगा एग्ज़ाम में। और इसके बाद इस पर प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस पर, रेडियस पे और इस पर। और इसके बाद मैं एक और चीज़ डिराइव करूँगा जो कि आपका नेक्स्ट क्लास में, जो इलेक्ट्रॉन जब जंपिंग फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट और फिर उसके बाद तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, उसमें रेडबर्ग कांस्टेंट आता है। तो वो सब चीज़ें ड्राइव करेंगे और उसके बाद फिर स्पेक्ट्रल लाइंस बनाएंगे उसकी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर मैं जो वीडियोस डालूँगा फ्यूचर में, इसके बाद जो ऑलमोस्ट डेली मैं एक वीडियो डालता हूँ, तो फॉर IITs, अगर आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी देख सकते हो चैनल में। उसमें IIT का जो चैनल है DCM क्लासेस का, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ भी ऑलमोस्ट डेली और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट एक डेली वीडियो डलता है। तो इसको देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।